I know you guys are worried for CFF grammar. So what I've done is I have basically picked up 35 most important questions starting from 2012 to 2024. ये 35 क्वेश्चन जो हैं, these questions require higher order thinking skills from you guys. 35 क्वेश्चन इस हिसाब से पिक किए गए हैं कि वो आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को चेक करेंगे. इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन आसान नहीं है. ये क्वेश्चन डेलिबरेटली यूपीएससी ने मुश्किल आपको दिए हैं. तो अगर आप लोग जो है 20 नंबर से ज़्यादा का टारगेट रख रहे हो ग्रामर के अंदर, तो दीज क्वेश्चन डेफिनेटली विल हेल्प यू. और ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि सीएपीएफ एग्जाम के अंदर अपनी प्रेफर्ड फोर्स चाहते हैं. वो चाहते हैं कि मैं हर एक नंबर के लिए लड़ूँ. वो चाहते हैं कि मेरा जो है रैंक 50s के अंदर आए. तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, उसके अंदर बहुत डीप में एनालिसिस किया गया है. और ये क्वेश्चन डेलिबरेटली मैंने इस हिसाब से पकड़े हैं ताकि आप इस पे अपना थोड़ा सा जो है टाइम जो है लगा के आप एक बहुत अच्छा अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हो और फाइनल एग्जाम के अंदर आप जो है इन डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत आसानी से जो है सोल्व कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चंस. So before starting these questions, first of all, I would like to make a quick announcement with respect to All India mock that is going to be conducted on 27th of July. 27 तारीख को ये ऑल इंडिया मॉक होने वाला है. इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2. पेपर 1 की टाइमिंग ऑफिशियल टाइमिंग रहेगी जो यूपीएससी रखता है 10 बजे से 12 बजे तक. और पेपर 2 की भी टाइमिंग वही रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक, ताकि आपकी मेंटल कंडीशनिंग हो सके. इसके अंदर इवैल्यूएशन आपको मिलेगा. पेपर 2 का डेफिनेटली आपको इवैल्यूएशन मिलेगा और पेपर 1 में आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स हैं. तो ये उस हिसाब से आपकी एक सिमुलेशन हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू टू गाइस अटेंड इट. अगर आपको रियल फील चाहिए एग्जाम की, कैसी रियल फील होती है, इस 27 तारीख को होने वाले मॉक के अंदर पार्टिसिपेट करिए और अपना रैंक, अपनी करंट स्टैंडिंग क्या है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन अगर चेक करनी है तो ये जो है टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 मैंने बनाया है. आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस. मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँगा और मैं ये मानता हूँ कि इन क्वेश्चंस का लेवल जो है इट वुड बी एट पार विद द लेवल ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस. तो उस स्टैंडर्ड को टच करेगा, हालांकि उससे ऊपर ही रहेगा, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा ही रहेगा. बट आई कैन से दैट यू वुड इन्जॉय. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको रियल फील आएगी एग्जाम की. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इट इज वेरी ह्यूमिड, इट इज बेटर टू वियर कॉटन्स. और आपको डायरेक्शन दी है कि कंबाइन करना है इन सेंटेंसेस को स्टार्टिंग विद कंसीडरिंग. भाई कंसीडरिंग क्या है पहले ये तो पता होना चाहिए. पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करोगे तो कंसीडरिंग क्या है, तभी तो कंबाइन कर पाओगे. कंसीडरिंग ध्यान से देखोगे, कंसीडरिंग क्या होता है, एक तो प्रेपोजिशन भी होता है कंसीडरिंग, और एक क्या होता है दूसरा कंजंक्शन भी होता है. दोनों तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. अगर आप इसको एज अ प्रेपोजिशन यूज करोगे तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, कोई नाउन फ्रेज, ठीक है, जो कि उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अगर आप इसको एज अ कंजंक्शन यूज करोगे तो इसके मतलब इसके अंदर 2 क्लोज होनी चाहिए, क्लोज 1 एंड क्लोज 2, ताकि ये दोनों क्लोज को कनेक्ट कर सके. इसलिए कंसीडरिंग अगर आप प्रेपोजिशन यूज करते हो तो डिफरेंट सेंटेंस होगा. कंसीडरिंग अगर आप एज अ कंजंक्शन यूज करते हो तो सेंटेंस जो है डिफरेंट होगा. ठीक है, ये आपको पता चल गया. तो कभी भी रॉन्ग और राइट नहीं होता इन सभी सेंटेंसेस के अंदर जो आपको दिए जाते, डायरेक्शन दी जाती है कि कंबाइन करने आपको ये 2 सेंटेंसेस विद कंसीडरिंग. अगर आप इसको ऐसे सिंगल सेंटेंस बनाना चाहते हो, मतलब अगर आप इसको सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हो, ध्यान से सुनना, सिंपल, कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स भी नहीं, ना तो कंपाउंड ना कॉम्प्लेक्स, सिर्फ सिंपल. ठीक है, अगर आपको ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस बनाना तो क्या करोगे, तो आपको ये जो है कंसीडरिंग एज अ प्रेपोजिशन यूज करना पड़ेगा. अगर आप चाहते हो कि आप इसको क्या करो, आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तो आप जो है कंसीडरिंग को एज ए क्या यूज करोगे, कंजंक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं इसका जो कन्वर्जन होगा वो किस हिसाब से होगा आपके सामने है. अगर सपोज इन केस इफ यू आर यूजिंग कंसीडरिंग एज अ प्रेपोजिशन, तो इसमें चेंजेस क्या आएंगे मैं आपको बता देता हूं. अगर आप कंसीडरिंग को एज अ जस्ट यू आर यूजिंग एज अ प्रेपोजिशन, तो मैंने क्या कर लिया, कंसीडरिंग को एज अ प्रेपोजिशन यूज कर लिया. तो आप यहां पे ध्यान से देखो, कंसीडरिंग को अगर मैं प्रेपोजिशन यूज करूंगा तो मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले आइडिया को, दिस इज द फर्स्ट आइडिया, इस फर्स्ट आइडिया को मैं किसके अंदर चेंज कर दूंगा, एक फ्रेज के अंदर चेंज कर दूंगा. ठीक है, उस फ्रेज को मैं किसका ऑब्जेक्ट बना दूंगा, कंसीडरिंग प्रपोजिशन का. मैं कंसीडरिंग प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के उसको लिख दूंगा और उसके बाद ये जो मेन क्लोज है, इट इज बेटर टू वियर कॉटन,
तो ये जो है ये स्टैंड अलोन जो है आपकी मेन क्लोज बन जाएगी और आपका आइडिया जो है क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, दोनों तरीके से मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, जब ये एज अ कंजंक्शन यूज़ होगा और जब ये एज ए प्रेपोजिशन यूज़ होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि ये एज ए प्रेपोजिशन जब यूज़ होगा, सपोज कंसिडरिंग एज अ प्रेपोजिशन, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट आइडिया को एज अ फ्रेज उसका बना दिया कंसिडरिंग द ह्यूमिडिटी, और उसके बाद मैंने मेन आइडिया ऐसा कैसे लिख दिया, इट इज़ बेटर टू वियर कॉटन। तो ये क्या था यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन का यूज़ है। दूसरी जगह अगर मैं कंसीडरिंग को एज अ क्या यूज़ करूँ, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, अगर मैं इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ करता हूँ सपोज कंसीडरिंग को, तो ये क्या बनाएगा, दिस वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, जो कि क्या यूज़ करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस केस में यही हो रहा है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, कंसीडरिंग का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर लिया, उसके बाद जो पहली स्टेटमेंट लिखी थी इट इज वेरी ह्यूमिड, वो यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद मैंने मेन क्लोज लिख दी, इट इज बेटर टू वियर कॉटन। मेन क्लोज का मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसका अलग से जो है एक सेपरेट मीनिंग आ सकता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। इट इज वेरी ह्यूमिड ये डिपेंडेंट क्लोज है, जिसलिए मैंने सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ लिखी है, ठीक है। तो ये समझ में आता है। तो ऐसे हमें जो है इनको अप्रोच करना है। इसके लिए मैंने बहुत सारी और भी जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। तो मुझे लगता है अगर मैं सारी एक्सप्लेनेशन आपको देने लग गया तो मुझे लगता है वीडियो जो है 3-4 घंटे तक जाएगी। एंड इट टुक मी नियरली 15 आवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिपेयर दिस 35 क्वेश्चन फॉर यू। 35 घंटे आप देखोगे, 15 आवर मुझे लगे, 15 घंटे टू मेक दिस प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ यू। और ये ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, वाई कुडंट यू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। आपको क्या करना है, वॉइस इसकी चेंज करनी है। गिवन वॉइस कैसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर अगर आप वर्ब आइडेंटिफाई करोगे, यू कुड नॉट कंप्लीट, दैट मीन्स इसके अंदर कोई बी की फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स इट्स एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब इसको चेंज किस में करना है, पैसिव। डायरेक्टली तो नहीं लिखा आपको, जो है इसकी वॉइस चेंज करनी है, लेकिन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए गिवन सेंटेंस है एक्टिव के अंदर, मुझे पैसिव के अंदर चेंज करना है, तो कर देंगे, क्या दिक्कत है। जब आप पैसिव के अंदर जब चेंज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए हम जो है उसके अंदर दी हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ब आइडेंटिफाई करोगे, कौन सी है यहाँ पे, कंप्लीट, राइट। इतना आपको पता चल गया, कंप्लीट। इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे, कंप्लीटेड, राइट। इसको आप कंप्लीटेड लिख दोगे, ये तो आपको समझ में आता है। दूसरा जो है आप यहाँ से क्या पता लगाओगे, कुड नॉट मतलब पास्ट है, कुड से आप पता लगा सकते हो इट इज पास्ट, तो पास्ट के बारे में बात हो रही है। जब आप इसकी वॉइस चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, दूसरी चीज इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको मैं क्या बना दूंगा, सब्जेक्ट बना दूंगा। तो आंसर क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। आपका आंसर ये होने वाला है, वाई कुड नॉट द वर्क बी कंप्लीटेड इन टाइम। मैंने क्या किया है, बी की फॉर्म यहाँ पे यूज कर ली है, ठीक है। बी की फॉर्म के साथ मैंने कंप्लीट को वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद लिख दी है, राइट, क्योंकि नेसेसरी था, तभी वो पैसिव में बनेगा। पैसिव में कब बनता है, जब बी की फॉर्म के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हो, मैंने लिख दिया। अब जो वर्क यहाँ पे था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्क एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट यूज कर लिया, राइट। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट यूज कर लिया, उसके बाद ये पैसिव वॉइस होगी, और उसके बाद ये जो है कन्वर्जन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है जो कि गिवन सेंटेंस का दिया गया था। मैंने इस स्ट्रक्चर को किस में चेंज कर दिया, पैसिव के अंदर, ठीक है। चेंज क्या हुआ है कि मैंने सब्जेक्ट को तो यहाँ से हटा ही दिया, ठीक है। समझ में आता है, यू को मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ये आपका सब्जेक्ट था, मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट दिया गया था द वर्क, उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट ट्रीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बना दिया जो कि क्या था, द वर्क। तो ये आपका नॉर्मली कन्वर्शन हो जाता है। आगे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, आई एडमायर हर, आई कैन नॉट अग्री विद एवरीथिंग शी डज। बोला कि आपको कंबाइंस करने हैं दोनों सेंटेंसेस यूजिंग मच। अब देखिए मच क्या होता है, एक एडवर्ब भी होता है, ठीक है, एम्फसाइज करता है। और मच एज क्या होता है, मच एज ए कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। दोनों का काम जो है एम्फसाइज करने का है। तो अगर आप सिर्फ मच को एज ए एडवर्ब यूज करना चाहते हो तो अलग कन्वर्जन होगा, अगर आप मच एज यूज करना चाहते हो तो उसका कन्वर्जन अलग होगा। तो सेंटेंसेस दोनों अलग होंगे। तो मैं दोनों के यूसेज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यूजिंग मच एंड यूजिंग मच एज, अगर मैं खाली मच को एज ए एडवर्ब यूज करता हूँ, अगर मैं मच एज को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करता हूँ, दोनों देखिए। लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो है मच, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको बोला है कि सिर्फ मच का यूज करना है, ठीक है, मच एज का यूज नहीं करना। लेकिन आप ये भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप जो है मच भी यूज कर सकते हो एज एन एडवर्ब, और मच एज भी यूज कर सकते हो एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जब इसको एज अ एडवर्ब यूज करोगे तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आई एडमायर हर मच, बट यहाँ पे बट जो है ये कौन सा कंजंक्शन आपने यूज किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या बनाते हैं माय डियर, कंपाउंड सेंटेंस।
जब मैंने यहाँ पे मच को एज अ एडवर्ब यूज़ किया, तो ये आप ध्यान रखना है, ध्यान से देखो, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट है, आई एडमायर हर फुल स्टॉप, आई कैन नॉट अग्री विद एनीथिंग शी डस, दैट मीन्स दीज आर टू स्टेटमेंट, क्योंकि फुल स्टॉप लगा दोनों के बीच में। तो दो स्टेटमेंट को जब आप कंबाइन करोगे, यू रिक्वायर्ड व्हाट, यू रिक्वायर्ड अ कंजंक्शन। ठीक है, आपको एक कंजंक्शन चाहिएगा, और कंजंक्शन का काम अगर आप मच से ही करवाना चाहते हो तो वो मच एज होगा। अगर आप मच को कंजंक्शन ना यूज करके सिर्फ एडवर्ब यूज करना चाहते हो तो आपको दूसरा कोई कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बट का यूज किया। क्यों? बट यूज होता है अपोजिट रिजल्ट के लिए। ठीक है, बट किसके लिए यूज होता है? मतलब दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रास्ट पैदा करने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट। जैसे कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट देखोगे, आई एडमायर हर मच बट आई कैन नॉट अग्री विद एवरीथिंग शी डज। ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, अपोजिट टू द रीजन, राइट। अब देखो, अगर आप मच एज को एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, तब भी ये कॉन्ट्रास्ट ही पैदा करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर आपको यहाँ पे जो मैंने सेपरेट बट कंजंक्शन यूज किया था उसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मच एज को एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करोगे और वो क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, राइट। तो मच एज आई एडमायर हर, आई कैन नॉट अग्री विद एवरीथिंग शी डज। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द रीजन वाई शी इज एब्सेंट टुडे इज बिकॉज हर हस्बैंड इज इल। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप नॉर्मली तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा, नोबडी इज डिस्कसिंग इन दिस वे, जिस हिसाब से मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ द रीजन, फिर उसके बाद आता है वाई शी इज एब्सेंट टुडे इज बिकॉज हर हस्बैंड इज इल। तो बिकॉज क्या है? ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ अ रीजन। इसके बाद कोई ना कोई रीजन लिखा होता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कई कंसेप्ट इसके अंदर काम करेंगे। बिकॉज क्या है? कंजंक्शन ऑफ अ रीजन, इसके बाद कोई रीजन लिखा होता है। रीजन क्या है? हर हस्बैंड इज इल, बात ठीक है, बिकॉज हर हस्बैंड इज इल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए द रीजन, उसके बाद एक दूसरी क्लोज है वाई शी इज एब्सेंट टुडे। ये क्या है? एक एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, एक एडवर्बियल फ्रेज बोल लीजिए, क्लोज बोल लीजिए, क्लोज है, दिस इज मोस्ट ऑफ ए क्लोज, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ये एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, इसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, नो डाउट अबाउट इट। वाई शी इज एब्सेंट टुडे। अब ये देखिए, ये इज जो है, ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? क्योंकि हम क्वेश्चन के अंदर वर्ब जो है बिना किसी सब्जेक्ट के यूज नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी अ सर्टेन सब्जेक्ट गिवन फॉर द वर्ब। इस वर्ब इज का सब्जेक्ट कौन है? मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है इसका सब्जेक्ट टुडे है, यू आर रॉन्ग, टुडे नहीं है, एब्सेंट टुडे, टुडे इज एन एडजेक्टिव, राइट। अब द रीजन, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया इज के लिए, नो डाउट अबाउट इट। और इज क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है? लिंकिंग वर्ब उसके बाद लिखे हुए कॉम्प्लीमेंट को किससे कनेक्ट करती है? उसके सब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा होना चाहिए? कोई कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, या फिर कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, या कोई नाउन होना चाहिए जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे। मुझे पता है आप लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा ये क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव क्या होता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब ऐसे ही काम करती है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसीलिए डिफिकल्ट है। इसके पीछे रीजन यही है, क्वेश्चन इस सब पकड़े गए हैं कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इनका पूरा डीप कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, तभी आपके दिमाग में घुसेगा, तभी आप इस हिसाब से वहां पर रीजनिंग लगा के यू कैन रीच टू द आंसर। मैं फटाक से आपको आंसर दे सकता था, ये आंसर है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है आई एम टेकिंग सो मच पेन इन एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू। 15 घंटे की पीपीटी बना के और उसके बाद आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर मोर देन 1.5 आवर, ये लगेगा मुझे इसको डिस्कस करने में स्टिल, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे ब्लैंक ना बैठे हो, थोड़े से फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग हो। तो दोबारा से आते हैं, मैं बता देता हूँ। द रीजन वाई शी इज एब्सेंट टुडे, ये क्या होगी? एक एडवर्ब क्लोज होगी। उसके बाद इज लिंकिंग वर्ब है, तो इज लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? द रीजन। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कोई कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकते हैं? कोई नाउन, ठीक है, कोई नाउन हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, कोई एडजेक्टिव हो सकता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या लिखा है? बिकॉज हर हस्बैंड इज इल। तो ये दोबारा से क्या हो गया? एक एडवर्ब फ्रेज होगी। क्या होगी? एक एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज कैन नॉट बी अ कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से आप बिकॉज जो है, क्योंकि एक कंजंक्शन ऑफ अ रीजन है, वो गलत है। और दूसरा, कहीं जगह आपने ये भी देखा होगा कि रीजन और बिकॉज आपस में यूज नहीं होते, ये शॉर्टकट है इसका तरीका। ठीक है, क्योंकि रीजन भी एक रीजन दे रहा है और बिकॉज भी एक रीजन के लिए यूज होता है, कंजंक्शन ऑफ अ रीजन, तो ये दोनों आपस में गलत यूज हो गए। तो आप क्या करोगे? बिकॉज को ड्रॉप करोगे और दैट यूज कर लोगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी एक्सप्लेनेशन इसके अंदर है। ठीक है, बिकॉज एक कंजंक्शन होता है, और जनरली जो है बिकॉज आप देखोगे कहाँ पे यूज करते हैं? बिकॉज इज बेसिकली गिवन टू सम सॉर्ट ऑफ अ रीजन,
ये एडवर्बियल क्लोज बनाती है। हमें इज लिंकिंग वर्ब के बाद कोई एडवर्ब नहीं चाहिए, या तो कोई एडजेक्टिव चाहिए या कोई नाउन चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे हमें नाउन क्लोज बना देंगे। जब हम दैट लिखेंगे बिकॉज को ड्रॉप करते ही, तो वो क्या बनाएगी, एक नाउन क्लोज बनाएगी। नाउन क्लोज विल बिहेव एज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर द सब्जेक्ट, द रीजन, ठीक है। अब वो कौन सा रीजन था, द रीजन इज दैट हर हस्बैंड इज इल। इसका मतलब ये वो रीजन है, द रीजन इज दैट हर हस्बैंड इज इल। समझ में आ गया, दैट हर हस्बैंड इज इल किसको एक्सप्लेन कर रहा है, द रीजन को। समझ में आया, कुल मिला के बात यहाँ पे। आगे आ जाते हैं, इसके बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। कुछ ना समझ में आया तो देयर इज लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, इट टुक मी आवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिपेयर दिस। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आई डू इट इन ग्रामर 4.0, वहाँ पे मैं बहुत इनको एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से करता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा CAPF 2026 के अंदर, जहाँ पे मैं सारी चीज़ों को इस हिसाब से डिस्कस करता हूँ। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, ही शाउटेड लेट मी गो। ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करोगे, एक दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। मतलब लेट मी गो क्या है, क्या ये एक सिंपल असर्टिव स्टेटमेंट है, क्या ये इंटेरोगेटिव है, क्या ये इंपेरेटिव है, ठीक है, क्या एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव का मतलब क्या था, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट दी जाती है जिसमें, वो इंपेरेटिव स्टेटमेंट होती है। तो इंपेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर जब आप चेंज करते हो तो कैसे चेंज करते हो, राइट, वो मैं बता देता हूँ कैसे चेंज करोगे। जैसे इस केस के अंदर देखिए, यहाँ पे जो किया गया है वो मैं बता देता हूँ। ही शाउटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शाउटेड, ये आपको पता है ना, ही शाउटेड ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर आपको नहीं पता ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। जब आपने नरेशन पढ़ी होगी तो आपको इतना तो पता होगा ना, कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले जो लिखा होता है वो रिपोर्टेड वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और उसके बाद क्या लिखा होता है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो ये कोमा इन्वर्टेड कोमा तो ड्रॉप होगा ही होगा, और उसके बीच में क्या आएगा, कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वो आपके सामने एक बहुत बड़ा क्या होगा, चैलेंज होगा। अब शाउटेड से मुझे पता लगता है, ही शाउटेड लेट मी गो, इट इज सम सॉर्ट ऑफ एन एडवाइस, ठीक है, या तो एडवाइस है, सॉरी, या कमांड है, ठीक है, ये एक तरह से कमांड है, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट है, राइट। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। ही शाउटेड लेट मी गो। अब लेट मी गो में क्या चेंज आएगा ये आपको पता होना चाहिए। अब शाउटेड को तो मैं चेंज कर दूंगा सपोज सैड के अंदर, हालांकि शाउटेड शाउटेड भी रह सकता है, ही शाउटेड दैट ही शुड लेट, ही शुड बी लेट गो, ऐसा हो सकता है, उसमें कोई दराई नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर आप शाउटेड को सैड के अंदर करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैं कहूंगा आप उसको शाउटेड ही रहने दें। ही शाउटेड दैट ही शुड बी लेट गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उस सैड में करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है। सो ही सैड दैट ही शुड बी लेट गो। अब ये ही शुड बी लेट गो कैसे आया, खाली वहां पे तो लेट मी गो लिखा था। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है, फिर हमें पता लगाना पड़ता है किस टाइप का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, उसके अंदर हमें क्या डालना है, थोड़ा सा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट के वर्ड डालने हैं। तो यहाँ पे सैड की जगह आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, यू कुड हैव रिटन शाउटेड, राइट, या फिर ऑर्डर्ड, यहाँ पे आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं या फिर कमांड भी लिख सकते हैं, कमांडेड, ठीक है। तो ही सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करके मैंने दैट का यूज कर लिया, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने दैट का यूज कर लिया। उसके बाद ये ही कैसे आया, ही कैसे आया ये बताता हूँ आपको। जैसे इसके अंदर मी दिया गया था, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मी दिया गया है, मी क्या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है माय डियर ही। तो ये जो मी है ये ही के विद रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ठीक है, ये जो मी है ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ही। आगे समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू मस्ट बी राइटिंग सर्टेन थिंग दैट इज आई। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सॉरी ही लिखोगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस ही लिखोगे, ठीक है, कौन सा केस लिखोगे, ही। उसके बाद आपने शुड यूज किया क्योंकि ये एक तरह की क्या हो रही है, इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुड यूज किया। दूसरी चीज क्या यूज की मैंने, बी, ठीक है, ही शुड बी लेट गो। अब यहाँ पे मैंने बी के साथ क्या यूज किया है, लेट, और उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, गो, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ये क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो है ये देयर इज अ वन पर्टिकुलर रूल विद रिस्पेक्ट टू इट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे जब भी हम इन सब चीज़ों को जो है यूज करते हैं तो इसका एक तरीका होता है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जब लेट का यूज होता है, जब भी आपको लेट मिलेगा तो उसमें आपको क्या यूज करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है,
जो कि मैंने यहाँ पे ही लिख दिया। दूसरी चीज़ आपको क्या लिखनी है, शुड बी, फिर आप क्या लिखोगे, वो पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेट गो, ठीक है, ही शुड बी लेट गो। यहाँ पे लेट जो है और उसके बाद मैंने गो लिख दिया। लेट के बाद जो वर्ब आप लिखोगे वो बेस फॉर्म के अंदर आती है, ठीक है, मैंने बेस फॉर्म के अंदर लिख दी, राइट, ओके। तो ये कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन है इसकी, अगर आप जानना चाहते हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग इज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। आपको क्या करना है, सेंटेंस जो है रीराइट करना है यूजिंग येट। येट क्या है, कंजंक्शन है। नॉट विद स्टैंडिंग क्या है, नॉट विद स्टैंडिंग इज अनदर कंजंक्शन, राइट। नॉट विद स्टैंडिंग इज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। जैसे आप देखोगे नॉट विद स्टैंडिंग कंजंक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एज अ प्रपोजिशन यूज और उसके बाद क्या लिखी गई है, वो फ्रेज लिखी गई है, ठीक है। एक हिसाब से आप देखोगे एक फ्रेज लिखी गई है जो कि नॉट विद स्टैंडिंग एज अ प्रपोजिशन यूज हुई है, उसके बाद वो उसका ऑब्जेक्ट बन रही है और ये पूरी प्रपोजिशन फ्रेज बन गई, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग इज हार्ड वर्क इज अ प्रपोजिशन फ्रेज। उसके बाद क्या है, ही डिड नॉट सक्सीड, ये क्या है, मेन क्लोज, ये मेन आइडिया है, ठीक है, इंडिपेंडेंट आइडिया है। अगर आप इसको सिंपल लिखोगे, ही डिड नॉट सक्सीड, दैट हैज इट्स ऑन इंडिपेंडेंट मीनिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस जो है येट से जो है यूज करते हुए बनाना है। अब येट क्या होता है, येट कौन सा कंजंक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ठीक है। फैन बॉयज आपने एक्रोनिम सुना होगा, फैन बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे येट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, किस तरह के सेंटेंस बनाता है, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये कंपाउंड सेंटेंस आपके सामने बना देगा। और येट किस लिए यूज होता है, येट इज बेसिकली यूज फॉर अ ऑपोजिट रिजल्ट। याद रखना, येट के बाद जो भी लिखोगे, जो भी क्लोज लिखने वाले हो, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, एक तो रिजल्ट होना चाहिए, और वो रिजल्ट कैसा होगा, ऑपोजिट टू द रीजन गिवन। जो रीजन दिया गया होगा येट के बाद, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ऑपोजिट होगा। मतलब हिज हार्ड वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिड हार्ड वर्क बट ही कुड नॉट सक्सीड। तो येट के बाद जो है आप जो लिखने वाले हो वो रिजल्ट ऑपोजिट होने वाला है जो रीजन आप दोगे, ठीक है। येट का ये फंक्शन होता है। तो येट भी आपको पता होना चाहिए किस लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, येट को जब मैंने यूज किया, ठीक है, येट को जब मैंने यूज किया वो ऑपोजिट रिजल्ट के लिए होता है। लेकिन अगर आप नॉट विद स्टैंडिंग को यूज करने जा रहे हो तो वो ऑपोजिट रीजन के लिए यूज होता है। ऐसे ही ऑल्दो को जब यूज करोगे वो भी ऑपोजिट रीजन के लिए यूज होता है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, नॉट विद स्टैंडिंग जैसे मैंने आपको बोलता है प्रपोजिशन कंजंक्शन दोनों की तरह यूज होता है। और गिवन क्वेश्चन के अंदर ये नॉट विद स्टैंडिंग एज अ प्रपोजिशन यूज हो रहा है क्योंकि उसके बाद हिज वर्क लिखा है, इसके अंदर कोई क्लॉज नहीं है, तो दैट मीन्स इट्स अ प्रपोजिशन इटसेल्फ, राइट। तो ये ऑपोजिट रीजन के लिए यूज हुआ है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ येट को यूज कर लिया। कैसे यूज किया वो बता देता हूँ, ठीक है। आपने जब येट को एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया है टू एक्सप्रेस सम कॉन्ट्रास्ट, तो इसके अंदर आप ये देख लीजिए, मैंने नॉट विद स्टैंडिंग इज हार्ड वर्क को मैंने क्या कर दिया, एक दूसरी चीज के अंदर चेंज कर दिया, मैंने क्लोज के अंदर इसको चेंज कर दिया। दिस आइडिया नॉट विद स्टैंडिंग इज हार्ड वर्क, जो कि एक प्रपोजिशन फ्रेज थी, मैंने इसको किसके अंदर चेंज कर दिया, आई हैव चेंज्ड इट इन अ क्लॉज। जैसे मैंने ही को इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर, फिर मैंने एक वर्ब डाल दी है वर्क हार्ड, ठीक है, वर्कड हार्ड, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया क्योंकि जो है इसके अंदर मेन क्लोज के अंदर पास्ट है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर भी क्या आएगी, पास्ट ही आएगा। आप उसके अंदर ना तो प्रेजेंट लिख सकते हो ना फ्यूचर लिख सकते हो, ठीक है, अगर मेन क्लोज पास्ट के अंदर है। तो यही किया मैंने, ही वर्कड हार्ड, उसके बाद येट मैंने लिखा और उसके बाद ऑपोजिट रिजल्ट लिख दिया, ही डिड नॉट सक्सीड। तो क्या समझे, क्या समझे, ये क्या है, रीजन है, और ये क्या है, ऑपोजिट रिजल्ट है। ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीड। समझ में आया, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीड, दैट इज द आंसर। अगला देखते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इससे क्वेश्चन आता है, कई बार आपको बोलता है कि आपको जो है गिवन सेंटेंस जो है आप इसको कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चेंज कर दीजिए, सुपरलेटिव के अंदर चेंज कर दीजिए, या फिर चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इटसेल्फ। बोलता नहीं है कि आपको कंपैरेटिव के अंदर करना है, सुपरलेटिव के अंदर करना है, किसके अंदर करना है ये भी नहीं बताता। तो ये दैट इज योर विजडम, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अंदर चेंज करना चाह रहे हो। हालांकि इसके अंदर देखिए, ही इज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, और बोलता है कि चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इट। उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है, ठीक है। जब मीनिंग चेंज नहीं करोगे तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो है सेंटेंस जो है आपको कंपैरेटिव के अंदर चेंज कर सकते हो इजीली। कंपैरेटिव डिग्री कब यूज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरेटिव डिग्री तब यूज होती है जब दो के बीच में कंपैरिजन हो। सुपरलेटिव कब यूज करते हो, सुपरलेटिव तब यूज करते हो जब वन
वर्सेस ऑल हो, ठीक है। कंपैरिजन दो के बीच में होता है, सुपरलेटिव मतलब वन का कंपैरिजन विद ऑल, ठीक है। इस केस के अंदर दो के अंदर कंपैरिजन है, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। लेकिन ये वाला जो आपके सामने जो पेयर है एज स्ट्रॉन्ग एज, ये किसके अंदर यूज होता है? पॉजिटिव डिग्री के अंदर। पॉजिटिव डिग्री में क्या काम करता है? इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट दो चीजों को आपस में इक्वेट करता है, एज स्ट्रॉन्ग एज, ठीक है। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, तो इसका मतलब ये अपने भाई के जितना ही क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ना ज्यादा है उससे ना कम है, इसका मतलब ये। लेकिन अब ये चाहता है कि आपसे आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करो इसका। जब आप इसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करोगे, दैट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा? ईदर यू कैन चेंज इन कंपैरिजन दिस कंपैरेटिव डिग्री, मतलब आप स्ट्रॉन्ग की जगह स्ट्रॉन्गर लिखोगे और एक देन कंजंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। जो कि देन जो है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है, दो के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज होता है। तो आपने कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर यूज कर लिया और फिर देन का यूज करोगे। जब आप इसको चेंज करोगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आप जब कंपैरेटिव डिग्री चेंज करोगे तो इसमें आपको देखना है कि जो बाद में लिखी हुई चीज है पॉजिटिव डिग्री के अंदर, हिज ब्रदर, उसको आप पहले उठा लाओगे, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखोगे? नॉट लिखोगे, और फिर कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे, फिर देन यूज करोगे, और फिर जो सब्जेक्ट था उसके अंदर फिर वो लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसके अंदर मैं करके दिखाया, हिज ब्रदर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही इज, ठीक है। ही के बाद इज क्यों लगाया? क्योंकि इज ये दिखाता है कि दोनों के बीच की क्वालिटी कंपेयर हो रही है, दो भाइयों की क्वालिटी, मतलब आपस में कंपेयर नहीं हो रहा, क्वालिटी कौन सी कंपेयर हो रही है? उनकी स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है। हिज ब्रदर इज नॉट स्ट्रॉन्ग देन ही इज इसलिए लगाया, समझ में आ गया? ठीक है। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री इसको चेंज करना चाहते हो, हालांकि ये सही नहीं होगा सुपरलेटिव डिग्रीज का बनाना, क्योंकि कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो, नीदर ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बोथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, इस हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस अ पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, फर्दर एक्सप्लेनेशन है, आराम से बैठ के इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मुझे बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, देयर आर मोर देन 100+ स्लाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गार्डनर पिक्ड अप फ्लावर्स इन द गार्डन। ध्यान से देखो, आपको इसमें एनालाइज करना है कि इसके अंदर एरर क्या है। ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एरर डिटेक्शन। मैं देखता हूँ द गार्डनर क्या होगा? सब्जेक्ट। पिक्ड अप क्या होगी? फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद फ्लावर क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लिखा है। इन क्या होगी? प्रेपोजिशन होगी। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा? ऑब्जेक्ट द गार्डन। समझ में आ गया? तो आपको इसमें गलती क्या मिलेगी? पिक्ड अप मिलेगी। फ्रेजल वर्ब पिक्ड अप किस लिए यूज की जाती है? सपोज गार्डन में कुछ पड़ा है, ठीक है, सपोज फूल ही पड़े हैं, अगर फूल पड़े हैं और उसने गार्डनर ने उसको पिक कर लिया, दैट मीन्स द क्वेश्चन इटसेल्फ इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। आप इसको सिंपल ऐसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि गार्डन में फ्लावर जो है, जो पौधे पे ही लगे हैं, लेकिन गार्डनर ने उनको काटा है और उनको इकट्ठा किया और उसका बुके बनाया है, वट एवर थिंग द गार्डनर हैज डन, अगर ये वाला मीनिंग है तो आप इसमें अप जो है ड्रॉप कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से ठीक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि गार्डन के अंदर जो है फूल पड़े हुए थे, ड्रॉप्ड थे, अगर वो पिक किए हैं तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, द गार्डनर पिक्ड अप द फॉलन फ्लावर्स, इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका जो करेक्ट मीनिंग ये है कि गार्डनर ने पौधों पे लगे हुए जो फ्लावर्स थे वो पिक की है, तो ये आपको इस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, द गार्डनर पिक्ड फ्लावर इन द गार्डन। तो ये दो वर्ब के बीच में जो खेल है, पिक वर्सेस पिकअप, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पिकअप का मतलब होता है टू लिफ्ट समथिंग समवन फ्रॉम, राइट, और पिक का मतलब होता है टू प्लक और गैदर डायरेक्टली। तो ये मतलब है, फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है। लेकिन कई बार जो है पिकअप का मतलब क्या होता है? टू इम्प्रूव। सपोज आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो और 5 विकेट पड़ जाती है इंडिया की, और सपोज कोई बैटिंग करने आता है, कोई बड़ा इंटरेस्टिंग बैट्समैन, तो उसको बोलते हैं यू कैन पिक अप फ्रॉम हियर, आप यहाँ से मोमेंटम इंक्रीज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, यू कैन पिक अप द गेम फ्रॉम हियर। तो उसका मतलब होता है इंप्रूव और इंक्रीज, उसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज इन देयर बेस्ट ड्रेस। अब देखिए, ईच बॉय हो गया, ईच क्या फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ डिटर्मिनर, क्योंकि बॉय नाउन के लिए यूज हुआ है। ईच यहाँ पे भी डिटर्मिनर है क्योंकि गर्ल के लिए यूज हुआ है नाउन के लिए। अब ध्यान से देखो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज इन देयर बेस्ट ड्रेस। जब ईच बॉय होगा और ईच गर्ल होगी, ये सिंगुलर होते हैं नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर ही वर्ब यूज करते हो, वर्ब भी यूज की है वॉज। लेकिन यहाँ पे ये देयर प्रोनाउन किसके लिए यूज कर लिया है? ये देयर डिटर्मिनर, ठीक है, ये पॉजेसिव केस का डिटर्मिनर किसके लिए यूज किया है? या बॉय के लिए यूज किया गर्ल, क्योंकि दोनों तो सिंगुलर हैं। तो यहाँ पे देयर का यूसेज गलत हुआ है, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? या तो हिज लिखोगे, सॉरी, इधर यू कैन राइट हिज और इधर यू कैन राइट हर।
ठीक है, दोनों ही केस में लिख सकते हो, इधर यू कैन राइट हिज और इधर यू कैन राइट हर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि देर ही लिखें तो दूसरे तरीके से भी इसको चेंज किया जा सकता है। तो वहां पे आप लिखोगे ईच बॉय, उसको दूसरा तरीका ये होगा लिखने का, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स वर इन देयर बेस्ट ड्रेसेस। तो आप क्या करोगे, आप बॉयज और गर्ल्स को प्लूरल बना दोगे, तो उसके लिए आप जो डिटर्मिनर यूज करोगे वहां पे प्लूरल का नंबर का होगा, देर यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स वर, वर्ब भी चेंज होगी, तो मल्टीपल चेंजेस हो गए। हालांकि मैं कहूंगा इसको अवॉइड कीजिए, इसके अंदर आप वर्ब के अंदर भी चेंज कर रहे हो, राइट, और इसके अंदर जो सब्जेक्ट था वो भी चेंज कर रहे हो, दैट इज नॉट अ राइट थिंग। लेकिन सही तरीका ये है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज इन हिज और हर बेस्ट ड्रेस। या तो आप दोनों ही ऑप्शन एग्जामिनर को दिखा दो, या तो हिज और हर दोनों ही लिख के आ जाओ, बीच में और लगा दो। अगर आपको लगता है कि एक ही यूज करना तो हिज यूज कर लो, हिज भी जो है कई बार जेंडर न्यूट्रल का काम करता है, दोनों के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग इज हार्ड वर्क। देखिए दोबारा से नॉट विद स्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया, सी पे 2015 के अंदर पूछा है। नॉट विद स्टैंडिंग इज हार्ड वर्क, ही डिड नॉट सक्सीड। आई थिंक ये मैंने अभी डिस्कस किया ना, आई डिस्कस्ड इट। नॉट विद स्टैंडिंग इज हार्ड वर्क, हाँ, ही डिड नॉट सक्सीड 2013 के अंदर भी ये आता है। उसमें बोलता है कि आपको येट से चेंज करना है, और 2015 के अंदर भी आ रहा है, और ये बोला कंपाउंड सेंटेंस। सी द क्रिएटिविटी ऑफ यूपीएससी, क्या क्रिएटिविटी है। येट क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। येट क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बनाता है, कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे इसने आपको कंजंक्शन सजेस्ट नहीं करा, येट डायरेक्ट बोल लिया कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। अब आपको क्या याद होने चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंसेस कब बनते हैं, जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हैं। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से थे, फैन बॉयज। यूपीएससी लेवल इंक्रीज कर रहा है भाई। एफ जो है फॉर, ए जो है एंड, एन जो है नॉर, बी जो है बट, ओ जो है और, वाई जो है येट, एस जो है सो। तो ये होगा हमारा फैन बॉयज। अगर इन कंजंक्शन को, इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करोगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, और ये ऐसे ही बनाएगा जो मैं पीछे करके दिखा के आया हूँ। ठीक है, वैसे ही आप इसमें येट का यूज करोगे। ठीक है, तो कैसे आप इसको लिखोगे, यू विल राइट इन दिस फैशन, हियर ही वर्कड हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीड। सेम वैसे ही कन्वर्जन होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिमिलरली इट वुड बी कन्वर्टेड इन द सेम फैशन। आगे आते हैं, ही वॉज मोर स्लाई देन अ फॉक्स। ठीक है, ही वॉज मोर स्लाई देन अ फॉक्स। क्या बोलता है कि आपको चेंज करना है अफर्मेटिव टू नेगेटिव। गिवन सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। नेगेटिव का मतलब उसके अंदर कोई आप नोट यूज करोगे, नो डिटर्मिनर का यूज करोगे, दैट मीन्स इट इज टर्न्ड इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसके अंदर आप देखिए, अफर्मेटिव से जब आप नेगेटिव के अंदर चेंज करोगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें ध्यान से देखो, ही वॉज मोर स्लाई देन अ फॉक्स। तो नेगेटिव के अंदर जब आप चेंज करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये मैं बता देता हूँ। जब भी आप नेगेटिव से अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करोगे, सपोज अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ये दिया गया था स्ट्रक्चर, दैट इज दिस, ए इज मोर, उसके बाद कोई एडजेक्टिव लिखा होगा, देन बी, मतलब ए और बी के बीच में कोई कंपैरिजन है, और क्वालिटी क्या है, वो कोई एडजेक्टिव है। जैसे ही इज मोर स्ले, ठीक है, स्लाई, स्ले था, स्लाई था, स्लाई, ठीक है, स्लाई, ही इज, हाँ हियर इट इज। सो स्लाई का मतलब होता है ट्रिकी, कोई ट्रिक वगैरह यूज करके। ठीक है, तो ही इज मोर स्लाई देन ए फॉक्स, लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है वो। तो यहाँ पे ये वाला आपको जो है पैटर्न दिया गया है। ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो आपको नेगेटिव के अंदर चेंज करना है, राइट। नेगेटिव के अंदर जब जब चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, फॉक्स को पहले लिख दोगे, जैसे इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, वो सेकंड वाला जो चीज़ है उसको आप पहले लिख दोगे, फिर आप वो इज यूज़ करोगे, फिर आप नोट का यूज़ करोगे, फिर आप एज यूज़ करोगे, और जो क्वालिटी थी स्लाई वो आप ऐसे कैसे लिख दोगे, और फिर जो है शुरुआत के अंदर जो सब्जेक्ट दिया होता है उसको आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, आप यहाँ पे नो यूज़ करोगे, फिर अदर का यूज़ करोगे, फिर कोई नाउन लिखोगे, फिर इज लिखोगे, फिर एज लिखोगे, फिर वो क्वालिटी लिखोगे, फिर एज लिखोगे, फिर वो ए लिख दोगे। ठीक है, दो तरीके से चेंज हो सकता है, दोनों से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे गिवन सेंटेंस था, ही वॉज मोर स्लाई देन अ फॉक्स। जब इसको चेंज किया नेगेटिव के अंदर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो इसका चेंज कैसे होगा, नो फॉक्स वॉज एज स्लाई एज ही वॉज। ये तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो नो लिखा, फिर यहाँ पे फॉक्स लिखा, वॉज एज स्लाई एज लिखा, फिर क्या लिखा, ही वॉज लिखा। एक तरीका तो ये है इसका चेंज करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है। ठीक है,
फॉक्स इज नॉट एज स्लाई एज ही इज, राइट। तो ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ठीक है। आगे आते हैं, नीदर शी नॉर हर हस्बैंड वॉज प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी। तो ना तो वो प्रेजेंट थी, ना तो उसका हस्बैंड प्रेजेंट था सेरेमनी में। चेंज किसके अंदर करना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। इंटेरोगेटिव का मतलब है आप जो है सब्जेक्ट से पहले क्या यूज करोगे, कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, नीदर शी नॉर हर हस्बैंड, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑक्सिलरी वर्ब को पहले उठा के लिख दूंगा, वॉज नीदर शी नॉर हर हस्बैंड प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी, राइट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, तो मेरा आंसर जो है आ जाएगा, वॉज नीदर शी नॉर हर हस्बैंड प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। समझ में आया। तो इसमें आप जो है, इसमें आप कंफ्यूजन के अंदर मत जाइएगा कि इसमें से कुछ उठाना है, ये जो है टोटल का टोटल जो है आप समझ जाइएगा, ये एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, नीदर शी नॉर हर हस्बैंड। तो मेन सब्जेक्ट हालांकि यहाँ पे ये है हर हस्बैंड, क्योंकि इसके लिए वर्ब यूज की गई है वॉज, जो इमीडिएट सब्जेक्ट होता है विद द वर्ब, उसके हिसाब से ही वर्ब आती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वॉज को उठा के पहले लिख दिया, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद यहाँ पे राइट प्रेजेंट लिख दिया और फॉर द सेरेमनी लिख दिया। तो मेरा जो है कन्वर्जन हो गया, राइट। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन से ही है। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे पोल कराया था इसका, मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी और काफ़ी लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को देना चाहिए। क्वेश्चन है, शी हैड कम हेयर बट डिड नॉट मेट मी फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हर। अब ये जो क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब इसके अंदर वर्ब की इनकंसिस्टेंसी है। मतलब अगर कोई सीक्वेंस सपोज ऐसे है, दिस इज अ टाइमलाइन, ये कोई टाइमलाइन है, और इस टाइमलाइन पे अगर मैं सपोज मैं टाइमलाइन मार्क करूं तो ये प्रेजेंट हो गया, और सपोज ये कोई ये पास्ट हो गया, ठीक है, और ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, ये पास्ट से भी कोई पीछे का एक्शन है पास्ट, ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट। अगर पास्ट ऑफ पास्ट का कोई एक्शन इस तरफ जा रहा है पास्ट की तरफ, और पास्ट से कोई एक्शन प्रेजेंट की तरफ जा रहा है, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट कैसा हो गया, प्रेजेंट की तरफ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। लेकिन अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट इस तरफ जा रहा है उल्टा, प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आप पास्ट परफेक्ट यूज करते हो। जब आप पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट में जाते हो तब लगता है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट। जब आप पास्ट ऑफ पास्ट से प्रेजेंट में आते हो तब जो है सिंपल जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। इस केस में दिक्कत क्या है, देखो, शी हैड कम हियर, ये कौन सा टेंस है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, इतना मेरे को समझ में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है बट डिड नॉट मेट मी, लेकिन काफी लोगों ने बताया इसमें करेक्शन क्या बताया कि डिड से पहले शी लिखना चाहिए। डिड से पहले शी लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि शी जो है कॉमन सब्जेक्ट हो गया, वो डिड वर्ब का सब्जेक्ट शी ही है। अगर आप बाद में भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शी डिड नॉट मेट मी वो ऑप्शनल है, ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, गलती उसमें नहीं है, गलती किसी और चीज़ के अंदर है, वो टेंस के अंदर है। तो शी हैड कम हियर बट डिड नॉट मेट मी, वो यहाँ आई और मुझसे नहीं मिलके चली गई। तो ऐसा तो नहीं है मिलना पहले होता था वो बाद में आई है। अगर ऐसा होता कि मिलते पहले हैं और आते बाद में हैं, ठीक है, राइट, तो ये जो सेंटेंस है ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा होता है कि पहले वो आती है, शी हैड कम हियर बट डिड नॉट मेट मी। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट कैसे है, पास्ट ऑफ पास्ट से कहाँ जा रहा है, प्रेजेंट की तरफ, तो ये जो है गलत है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिखोगे, शी कम हियर बट डिड नॉट मेट मी फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हर। आई नो सर के ऊपर से गया होगा ये कॉन्सेप्ट, अब जो है आपको ऐसे ही समझ में आएंगे। 20 नंबर से ज़्यादा की तैयारी करनी है तो ये कॉन्सेप्ट सीख लो तभी काम चलेगा। तो आपके सामने ये एक्सप्लेनेशन है, आप इनको वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको देखिएगा, ठीक है। सो दीज आर वेरी रियली इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने देने की कोशिश की है, आपका काम यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्टर वॉज एनोयड दैट ही हैड नॉट कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स। आपको सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, सिंपल क्या होना चाहिए, एक कोई फ्रेज होनी चाहिए या फिर उसको जिरेंट बना के लिखो वट एवर वेज, और एक उसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करोगे वो सिंपल रहेगा ही नहीं। अगर कोई कंजंक्शन यूज़ कर लिया, अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ कर लिया तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। सिंपल की खासियत ये है कि इसके अंदर क्या होता है, कोई कंजंक्शन नहीं होता, इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही वर्ब होती है। अगर वर्ब जो है ट्रांजिटिव है तो उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है, अगर इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब आपके सामने जो है चैलेंज ये आता है कि इसके अंदर आइडियाज दो हैं भाई। द मिनिस्टर वॉज अनॉयड, इट्स अ फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसी क्लोज है, इट इज़ अ क्लोज नंबर 1।
और इसके बाद दैट लिखा ही हैड नॉट कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स, ठीक है, उसने अपने ऑर्डर कैरिड आउट नहीं किए। तो इसमें से क्या करोगे आप, एक आइडिया को क्या करोगे एज अ आप फ्रेज बना लोगे, या तो नाउन फ्रेज बना लोगे, वट एवर फ्रेज यू वांट टू मेक, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अंदर जो हमने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने इसके अंदर जब इसको सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज किया, हमने इसको इन्फिनेटिव के अंदर चेंज कर दिया। वी हैव चेंज इनटू इट इन इन्फिनेटिव, मतलब एक जिरेंड बना के भी यूज कर लिया है, इन्फिनेटिव भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए, द मिनिस्टर वॉज अनॉयड एट नॉट कैरिंग आउट हिज ऑर्डर्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो ये था ही हैड नॉट कैरिड आउट, इसको नॉट कैरिंग आउट जेरेंड के अंदर चेंज कर दिया। तो जेरेंड क्या होती है, वर्ब की ऐसी फॉर्म जो कि नाउन की तरह बिहेव करे, तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं। तो नॉट कैरिंग आउट हिज ऑर्डर्स जो है ये क्या बन गया आपका एक हिसाब से, हाँ, एडवर्बियल एडवर्ब फ्रेज, ये एक एडवर्ब फ्रेज होगी जो कि अनॉयड को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। द मिनिस्टर वॉज अनॉयड फॉर व्हाट, एट नॉट कैरिंग आउट हिज ऑर्डर्स, तो उसको एक्सप्लेन कर रहा था। समझ में आ गया। तो सिंपल सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस द सेम आइडिया यूजिंग ईदर नाउन और जेरेंड फ्रेज इंस्टेड ऑफ अ फुल क्लोज। पूरी क्लोज नहीं, वो कोई फ्रेज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता। तो ये जो हमारी होगी जेरेंड फ्रेज होगी, इसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा गिवन आइडिया था, कॉम्प्लेक्स के अंदर था, क्योंकि दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन था जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इसको हमने चेंज कर दिया सिंपल के अंदर, इसके अंदर कोई भी कंजंक्शन नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है द मिनिस्टर, उसके बाद वॉज एनॉयड जो कि पैसिव वॉइस है, राइट। उसके अंदर हमने एट का यूज़ किया जो कि एक प्रपोजिशन है, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया एक जेरेंड फ्रेज, ठीक है, नॉट कैरिंग आउट हिज ऑर्डर। तो ये आपके सामने हो गया, समझदार हो गए आप, समझ गए होगे। आगे चलते हैं। शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। आपको बोला है कि चेंज टू कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन बताया नहीं है कौन सी। तो कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं करना। तो शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी द बेस्ट। अब गिवन जो है जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर है। कैसे पता लगा, क्योंकि दा लिखा है और उसके बाद जो है बेस्ट लिखा है, दैट मीन सुपरलेटिव है। अब मुझे चेंज किसके अंदर करना है, कंपैरेटिव के अंदर करना है। कंपैरेटिव के अंदर कैसे होगा, या तो बेस्ट को मैं बेटर के अंदर यूज़ करूंगा, और उसके बाद जो है मैं देन यूज़ करूंगा, ओके। और उसके बाद मैं एक और चीज़ लिखूंगा, मैं आपको बताता हूँ क्या, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन जो होगा वो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर जाएगा, लेकिन इसके साथ आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा स्ट्रक्चर है, वो ये है, मोर देन एनी अदर, ठीक है। द मोस्ट को आप किसके अंदर चेंज करोगे, मोर देन एनी अदर। मतलब कहने का मतलब है, आप इसको शुरुआत में जो चीज लिखी थी, शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी बेटर, राइट। बेस्ट को मैंने किसके अंदर लिख दिया है, बेटर के अंदर, टू बी बेटर, फिर मैंने देन कंजंक्शन ऑफ अ कंपैरिजन यूज किया है, फिर एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्योंकि हम शकुंतलम का कंपैरिजन किसे कर रहे हैं, एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। संस्कृत में अगर कोई ऐसा ड्रामा है उससे वो बेहतर है शकुंतलम, ठीक है। तो दैट इज देयर, ये चीज़ है जो है आपको समझनी पड़ेगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ओरिजिनल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर था, पहले सब्जेक्ट था, फिर सुपरलेटिव डिग्री थी द बेस्ट। लेकिन जब हम इसको कंपैरेटिव के अंदर चेंज करेंगे तो ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट होगा इज होगा, उसके बाद बेटर देन एनी अदर, और फिर वो नाउन लिखेंगे जिससे कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे थे, ड्रामा इन संस्कृत, ठीक है। और एनी अदर यूज करना पड़ेगा देन के बाद। आगे चलते हैं। द पेपर वॉज वेरी इजी, ही कुड नॉट स्कोर हाई मार्क्स। आपको एनफ जो है इसके अंदर एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। एनफ एडवर्ब होता है, ये तो पता होगा। जब हम एनफ एडवर्ब का यूज करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो इजी एडजेक्टिव है, उससे पहले लगता है उससे बाद में लगता है, ये बताइए। अगर इजी एडजेक्टिव है और एनफ एडवर्ब है, और इस केस के अंदर जब आप दो सेंटेंसेस को एनफ से जो है ज्वाइन करने वाले हो, तो उस केस में यहाँ पे द पेपर वॉज इजी एनफ टू इजी एनफ नॉट टू स्कोर हाई मार्क्स, या फिर ऐसे आएगा द पेपर वॉज एनफ इजी, ठीक है। तो आपके सामने ये जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, द पेपर वॉज इजी एनफ, इजी क्या है, एडजेक्टिव है, और एनफ की पोजीशन जो है इस केस के अंदर एडवर्ब के बाद आती है। द पेपर वॉज इजी एनफ फॉर हिम टू स्कोर हाई मार्क्स, ठीक है। उसके लिए क्या था, वो इजी था, राइट। द पेपर वॉज इजी एनफ फॉर हिम टू स्कोर हाई मार्क्स। तो आपको ये पता चल गया कि एनफ जो है ये एडजेक्टिव के बाद यूज होता है हमेशा, और हमेशा नहीं, देर आर सर्टेन केसेस ऑल्सो। मैंने एडजेक्टिव पढ़ा है ग्रामर 4.0 में, देर आर डिफरेंट केसेस के एडजेक्टिव से पहले भी आता है, देर आर स्पेशल केसेस। तो आपके सामने ये हो गया, 4 हो गया, प्रोनाउन हो गया, 2 हो गया। इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इतना याद रखना, एडजेक्टिव के बाद आएगा और उसके बाद आप क्या लिखोगे, वो पर्टिकुलर फ्रेज लिख दोगे, फॉर हिम टू स्कोर हाई मार्क्स। दोनों सेंटेंसेस क्या हो गए, ज्वाइन हो गया आपस में, और ये कैसा सेंटेंस बन गया, एक सिंपल बन गया, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से देख लेना, राइट।
आगे देखते हैं। CAPF 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आता है, इफ आई डैश द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड अलाउ नो इनडिसिप्लिन। और आपको बोलता है इसके अंदर कोई बी की फॉर्म जो है आप फिल करके दिखाओ। बी की फॉर्म का मतलब समझते हो ना, बी की फॉर्म, ठीक है। इज एम आर, वॉज वर, बीन, बीइंग, कौन सा यूज करोगे इसके अंदर। अब अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान से देख पाओगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोलता है ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल से है, ठीक है। और सब्जेक्टिव मूड इसके अंदर आएगा। कंडीशनल का मतलब होता है 4 कंडीशन आपके सामने होते हैं, मतलब टाइप 1 2, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 0 का मतलब है कि अगर सिंपल ऐसी कोई कंडीशन है जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है, रूल्स है, उसके अंदर आप सिंपल प्रेजेंट यूज करते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो वो मेल्ट करेगी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने कंडीशन तो लगा दी ना इफ के बाद, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो इफ जो है कंजंक्शन ऑफ अ कंडीशन है, उसके बाद मैंने कंडीशन लिखी यू हीट आइस, और उसके बाद मैंने इट मेल्ट जो है मेन क्लोज लिख दी। इतना समझ में आता है। और इसके अंदर ये देखना है कि यूनिवर्सल फैक्ट रूल्स होगा, वहां में मैं प्रेजेंट सिंपल यूज करूंगा इफ कंजंक्शन के बाद। दूसरे केस में क्या होता है, वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल आता है अगर कोई ऐसी चीज हो जो कि रियल हो, पॉसिबल हो, और सिचुएशन इन फ्यूचर हो सकती है। जैसे इफ इट रेन आई विल स्टे होम, अगर बारिश होते तो मैं जो है घर पे स्टे करूंगा, तो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर थिंग इज पॉसिबल। ये हो सकती है, अगर बारिश होगी तो तुम घर पे रुक सकते हो, इम्पॉसिबल थोड़ी ना, दिस इज अ पॉसिबल। तो यहाँ पे टाइप 1 कंडीशनल ये है जो कि पॉसिबल चीजें हो, उसके अंदर आप क्या करते हो, इफ के साथ तो सिंपल प्रेजेंट यूज करते हो और मेन क्लोज के अंदर आप फ्यूचर दे देते हो। उसके बाद टाइप 2 आता है जिसमें आप इफ क्लोज के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस केसेस में होता है, जहां पे सिचुएशन अनरियल हो, इमेजिनरी हो, जो कि इम्पॉसिबल हो, मतलब नहीं हो सकती। जैसे इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं अमीर होता तो मैं जो है वर्ल्ड ट्रेवल करूंगा। तो ये जो है सिचुएशन अनरियल है, इमेजिनरी है, ठीक है। तो ये जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं आप इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो, सब्जंक्टिव मूड होता है, ठीक है। टाइप 3 आते हैं जिसमें आप इफ के बाद पास्ट परफेक्ट का यूज करते हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेन क्लोज के अंदर क्या लिखते हो, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो। तो ऐसी सिचुएशन होती है पास्ट की, जो रिजल्ट जो है उनका पास्ट में आ चुका है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जो है सिंपल टाइप 2 पे था। तो टाइप 2 का ये जो है आप आंसर लिखोगे, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड बेसिकली आई वुड नॉट अलाउ एनी इनडिसिप्लिन। तो ये था आपका आंसर, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड अलाउ नो इनडिसिप्लिन। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, चीजें वीडियो पॉज करके समझ सकते हो। आगे आते हैं, और भी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन आपके सामने, आई बिड हिम टू होल्ड हिज टंग। अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसके बाद आप बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हो, मतलब अगर उसके बाद कोई आप वर्ब लिखोगे, दोज वर्ब शुड बी इन बेयर इन्फिनिटिव, मतलब टू नहीं लगाओगे बीच में। जहां पे आप देखोगे इस बिड के बाद आपने ये टू होल्ड जो लिखा है गलत है। इन वर्ब के बाद अगर आप दूसरी कोई वर्ब यूज करना चाहते हो तो बेयर इन्फिनिटिव के बाद आती है, तो टू आप इसमें कैंसिल कर सकते हो। और देयर आर अदर वर्ब्स आल्सो जो कि यूपीएससी बार बार पूछता है, जैसे लेट हो गया, मेक हो गया, सी हो गया, हियर हो गया। अगर इन वर्ब के साथ अगर आप दूसरी कभी वर्ब यूज करना चाहो तो आप बेयर इन्फिनिटिव के अंदर उसको यूज करो, ठीक है। यहाँ पे इनके सारे यूसेस दिखा रखे कि बिड जो है इनके साथ ऐसे यूज करते हैं, आई बिड हिम गो, मेक जैसे शी मेड मी क्राई, लेट हो गया लेट हिम स्पीक। आपको ये लगता होगा लेट हिम टू स्पीक, ये गलत है, लेट हिम स्पीक। हियर जो होगा आई हर्ड हिम टू सिंग, लेकिन सही ये होता है आई हर्ड हिम सिंग, ये जो है बेयर इन्फिनिटिव होता है। आगे आते हैं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन द डोर देमसेल्फ। अब ये जो अंडर नो सर्कमस्टांसेस है यहाँ पे गड़बड़ है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस क्या होता है, ये नेगेटिव एडवर्बियल है, एक नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज। इसका मतलब क्या होता है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडवर्ब है और नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज है, मतलब ये नेगेटिव कंडीशंस इंट्रोड्यूस कर रहा है। जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आप किसी एडवर्ब से शुरुआत करते हो तो इसका मतलब वो है उसके अंदर आपको इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब ये है आप पहले एडवर्ब लिखोगे और एडवर्ब के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब लिखोगे, ठीक है। पहले आप एडवर्ब लिखोगे, फिर आप कोई ऑक्सिलरी वर्ब लिखोगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे और फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखोगे। ऐसा करना है आपको। यहाँ पे अंडर नो सर्कमस्टांसेस एडवर्ब हो गया, पैसेंजर हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया आर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, परमिटेड हो गया मेन वर्ब। क्या करना है आपको, आर को उठा के पैसेंजर से पहले लिख देना, काम हो जाएगा। अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर पैसेंजर्स परमिटेड टू ओपन द डोर देमसेल्फ।
कई लोगों को लगता होगा सर ये फिर आर पहले लिख दिया तो लास्ट में क्वेश्चन का मार्क भी लगाइए, इंटरोगेटिव बन गया। ये इंटरोगेटिव नहीं होता, इन्वर्टेड होता है। इसमें हम कोई चीज़ को स्ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अंडर नो सर्कमस्टांसेस को अगर हम स्ट्रेस करना चाहते हैं तब ये लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। दिस आर सर्टेन एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे इसके अंदर थोड़ा सा और बता देता हूँ, कभी भी आपको सेंटेंस में अगर नेवर पहले मिले, नॉट ओनली मिले, एट नो टाइम मिले, तो समझ जाना सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब जरूर लगाए। इस केसेस के अंदर नहीं लगाई है, लेकिन इसको ठीक किया गया है यहाँ पे। आई के बाद हैव लगा के, ही से पहले, और सॉरी आई से पहले हैव लगा के, ही से पहले वॉज लगा के, और यू से पहले आर लगा के इसको सही किया गया है। तो सेंटेंस अगला देखते हैं। ही इज़ ग्रेटर देन आई, राइट। चेंज करना आपको नेगेटिव सेंटेंस में यूजिंग ग्रेट। ठीक है, ग्रेट एडजेक्टिव का यूज करते हुए आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ग्रेट क्या, पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है, और दिया किसमें, ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री के अंदर चेंज करना होता है। तो कैसे करते हैं, एज एडजेक्टिव एज। तो ये पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर तो ये होता है। जब आप इसको चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे, इज ग्रेटर देन आई, मीनिंग सेम रहना चाहिए, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना यूजिंग ग्रेट। नेगेटिव भी होना चाहिए उसके अंदर, नॉट भी होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे चेंज करोगे बता देता हूँ। आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही। सिंपल क्या किया है कि आई को मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, आई के हिसाब से मैंने जो वर्ब यूज़ किया वो एम ही यूज़ करूँगा, फिर मुझे नॉट यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव बनाऊंगा। पॉजिटिव डिग्री कैसी यूज़ होती है, एज ग्रेट एज। ठीक है, और उसके बाद मैंने ही लिख दिया और उसके बाद मैंने इज लिख दिया, क्योंकि दोनों के बीच में किस क्वालिटी का जो है कंपैरिजन हो रहा है वो है ग्रेट का। तो इज इसलिए लिखा है ही के बाद कि दोनों की क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, दोनों के बीच में ऐसे कोई कंपैरिजन हो रहा है उनकी क्वालिटी के बारे में। आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही इज। ठीक है, हाँ, तो वीडियो पॉज कीजिएगा, बहुत सारी और भी एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर कि कैसे कंपैरेटिव, नेगेटिव, सुपरलेटिव चीज़ें बनती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ इनको देखिएगा, बहुत बहुत टाइम लगा इन चीज़ों के अंदर। आगे देखिए, अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। क्या करना है आपको, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चेंज करना विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। समझे आया? अब देखिए, एज स्ट्रॉन्ग एज मतलब ये गिवन सेंटेंस तो पॉजिटिव के अंदर है, आपको चेंज किसके अंदर करना है, यू नीड टू चेंज इट इनटू कंपैरेटिव। मतलब आपको स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्गर फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, फिर देन का यूज करना पड़ेगा, कंजंक्शन ऑफ अ कंपैरिजन, तो काम चल जाएगा। लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करना है। अब मीनिंग चेंज नहीं करना तो कैसे करोगे, कि आपको ये दिखाना है कि दोनों एक जितने स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो ये वाला मीनिंग देने के लिए आप क्या लिखोगे, हिज ब्रदर को पहले लिखोगे, फिर इज लिखोगे, फिर नॉट लिखोगे, और फिर स्ट्रॉन्गर वो डिग्री लिख दोगे कंपैरेटिव, फिर देन लिखोगे, फिर अब्दुल लिख दोगे। ठीक है, हिज ब्रदर इज नॉट स्ट्रॉन्ग देन अब्दुल। ठीक है, ये है इसका कंपैरिजन, समझ गए। ओरिजिनल डिग्री ये थी, हमें कंपैरेटिव के अंदर चेंज करना है। स्ट्रक्चर ये होगा, नोट लिखोगे, फिर कंपैरेटिव लिखोगे, फिर देन लिखोगे, और फिर वो जो सब्जेक्ट था जिससे कंपेयर किया जा रहा था वो। ठीक है, तो ऐसे आपका कन्वर्जन हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग हिम। आपको क्या करना है, बिगिन द सेंटेंस विद वाइल ही। आपको सेंटेंस जो है वाइल ही से स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, दिस सिटिंग ऑन द ट्री, ये क्या है, दिस इज अ मॉडिफायर। ठीक है, ये एक क्या है, नाउन मॉडिफायर है। क्या ये, ध्यान से देखो, इट्स अ नाउन मॉडिफायर। मॉडिफायर मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी के बारे में। अब किसके बारे में दे रहा है, जो इसके बाद लिखा होगा इमीडिएट। इमीडिएट कौन लिखा है, बी। सिटिंग ऑन अ ट्री अ बी स्टंग हिम, मतलब ट्री पे मधुमक्खी बैठी थी और उसने उसको काट लिया कोई आदमी को। गलत है ना, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस इटसेल्फ ही रॉन्ग। तो ये जो नाउन मॉडिफायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मिस जो है प्लेस किया गया है। ये जो है किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो उसकी एडिशनल क्वालिटी को बताता है। सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग हिम। ठीक है, तो अगर मैं दो तरीके से इसको ठीक करूं, हालांकि जो सेंटेंस कहता है कि वाइल ही से शुरुआत करनी है, अगर मैं ऐसा ना करके मैं आपको जनरल बता देता हूं, अगर सीडीएस में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे ठीक करोगे। तो सिटिंग ऑन द ट्री ही, हिम को मैं पहले लिख दूंगा। ठीक है, हिम को मैं पहले लिख दूंगा जानबूझ के, क्यों, क्योंकि ये नाउन मॉडिफायर उसके लिए काम करेगा। सिटिंग ऑन द ट्री ही वॉज स्टंग बाय बी, बाय अ बी। ठीक है, समझ में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, पैसिव वॉइस। अब ही जो है इसके लिए नाउन मॉडिफायर तो ये है, सिटिंग ऑन द ट्री। तो इसके लिए ही की जो विशेषता है मॉडिफाई कर दिया, ही की जो एडिशनल क्वालिटी इसने बता दी कि ही जो है ट्री पे बैठा था, सिटिंग ऑन द ट्री, और एक मधुमक्खी ने फिर उसको काट लिया। ये बिल्कुल ठीक है। सिटिंग ऑन द ट्री वॉज स्टंग बाय अ बी,
वॉज टंग क्या हो गया, पैसिव हो गई। लेकिन एग्जामिनर चाहते हैं कि वाइल ही से शुरुआत करो, तो वाइल ही से स्टार्ट कर देंगे। तो वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, अब बी स्टंगिंग मी, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? वाइल ही शुरुआत में लगाना है, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका? वीडियो पॉज कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ठीक है, सिटिंग ऑन द ट्री ये पार्टिसिपल फ्रेज है, मॉडिफाई करता है सब्जेक्ट को। इसके अंदर मिसप्लेस्ड मॉडिफायर था, हमने इसको करेक्ट कर दिया है एडिशनल सब्जेक्ट ही लगा के। ठीक है, और रिजल्ट क्या आएगा? ही वॉज सिटिंग व्हेन द बी स्टंग हिम, तो ऐसे भी हो सकता है। और यस, वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग हिम, दिस इज द करेक्ट वन, ये करेक्ट है। ये गिवन स्टेटमेंट थी जो कि इनकरेक्ट है, और यहाँ पे हमने क्लियर सब्जेक्ट ऐड कर दिया है ही, जिससे पता लगा सके कि हम जो पार्टिसिपल फ्रेज थी वो किसके लिए यूज हुई थी, वो यूज हुई थी ही के लिए। वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग हिम। समझ में आ गया? हम्म, आगे आते हैं। नीदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर ऑफ द बस डैश इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। अब इसके अंदर देखिए, आपको बोला है कि बी की जो है अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करनी है। अब बी की फॉर्म तो मैं यूज कर दूं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है, ड्राइवर है या पैसेंजर है। तो नीदर नॉर के अंदर जो पैसेंजर, सॉरी, नीदर नॉर के अंदर जो इमीडिएट सब्जेक्ट होता है ना, वो जो होता है मेन सब्जेक्ट होता है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? पैसेंजर्स, वो क्या है? प्लूरल। तो हिसाब से आपको वर्ब भी जो है प्लूरल यूज करनी पड़ेगी, आंसर आएगा वर्ब। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिएगा और आंसर यहाँ से आप और भी कंसेप्ट सीख सकते हो। आगे देखते हैं। गिव योर स्टेटमेंट टू द पुलिस, इट विल अनेबल देम टू अरेस्ट द कल्प्रिट। आपको बोलता है कि वन सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करो दोनों सेंटेंसेस को। दो सेंटेंस है इसके अंदर, पहला सेंटेंस ये रहा, गिव योर स्टेटमेंट टू द पुलिस, फुल स्टॉप है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, उसके बाद फुल स्टॉप है। दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए एक सिंपल सेंटेंस के अंदर। सिंपल सेंटेंस का मतलब है इसके अंदर कोई कंजंक्शन नहीं होगा। अब कोई कंजंक्शन नहीं होगा तो आप समझ जाइए एक सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, एक आइडिया को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, कोई कोई फ्रेज के अंदर। ठीक है, ठीक है, किसी फ्रेज के अंदर चेंज कर दोगे तो आपका आइडिया बन जाएगा, या फिर कोई इन्फिनेटिव के अंदर, या फिर किसी नाउन क्लोज के अंदर, जो भी करना चाहो आप। इसमें से कौन से वाला करोगे आप? कोई डिपेंडेंट आइडिया को उठाना, मेन आइडिया को मत उठाना, डिपेंडेंट आइडिया। ट्राई टू टेक वन डिपेंडेंट आइडिया जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट आइडिया की एग्जिस्टेंस अकेले हो सकती है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो गिवन योर स्टेटमेंट टू द पुलिस, इट विल एनेबल देम टू अरेस्ट द कल्प्रिट। तो इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला जो स्टेटमेंट है, गिवन योर स्टेटमेंट टू द पुलिस, इसको मैं क्या बना देता हूँ, आई विल मेक इट इनटू अ जिरेंड अगेन। तो मैं इसको एक जिरेंड के अंदर चेंज कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, जिरेंड के अंदर मैंने चेंज कर दिया गिविंग को, राइट। गिविंग योर स्टेटमेंट टू द पुलिस विल अनेबल दैम टू अरेस्ट द कल्प्रिट। तो ये वाला आइडिया जो है मैंने इसको जिरेंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये वाला गिवन, गिव योर स्टेटमेंट टू द पुलिस, इसको मैंने गिवन योर स्टेटमेंट टू द पुलिस इसको करके मैंने जिरेंड फ्रेज इसको बना दिया। ठीक है, समझ में आया? ओके, इसको मैंने जिरेंड फ्रेज के अंदर बना दिया, जो कि क्या करेगा, एक्ट एज अ सब्जेक्ट। मतलब गिवन योर स्टेटमेंट टू द पुलिस, इट विल एक्ट लाइक अ सब्जेक्ट। ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये पूरी जिरेंड फ्रेज। किसके लिए? इस वर्ब के लिए, विल अनेबल के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। ही सिंग्स ओनली इन द बाथरूम, चेंज करना है कॉम्प्लेक्स के अंदर। सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज करोगे मतलब कौन सा कोऑर्डिनेशन, मतलब कौन सा कंजंक्शन चाहिएगा, सबऑर्डिनेट। कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कीजिए। क्या करोगे इसके अंदर, ये वाला जो आइडिया है, ठीक है, ओनली इन द बाथरूम, इसको आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे आप कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस डाल सकते हो। ही सिंग्स व्हेन ही इज इन बाथरूम, ऐसे लिख सकते हो। ही सिंग्स व्हेन ही इज इन बाथरूम। व्हेन क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ही सिंग्स व्हेन ही इज इन बाथरूम। समझ में आ गया? हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एडवर्बियल क्लोज का यूज़ कर लिया है। व्हेन ही इज़ इन द बाथरूम, मैंने व्हेन लगा दिया, और उसके बाद मैंने इस आइडिया को एक्सपेंड कर दिया। व्हेन ही इज़ इन द बाथरूम, मैंने ही को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लोज के अंदर क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को क्लोज के अंदर एक्सपेंड कर दिया, और मैंने एक सबऑर्डिनेट क्लोज यूज कर, कंजंक्शन यूज कर लिया है, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। तो आंसर आएगा ही सिंग्स व्हेन ही इज इन द बाथरूम। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता बड़ी करना इस टाइम पे। मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ, अब इनको पढ़ लीजिएगा। आगे आते हैं। द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड 3 days कल्चरल फेस्टिवल इन द कॉलेज। तो इसके अंदर जो एरर है मैं बता देता हूँ। इसमें एरर है कंपाउंड नाउन के अंदर। कंपाउंड नाउन बोले तो जिसके अंदर एक नाउन होता है, जैसे यहाँ पे फेस्टिवल है, उसके पहले कई एडजेक्टिव लगे होते हैं, कोई नाउन मॉडिफायर्स बोलते हैं जिसको। 3 days
कल्चरल फेस्ट। जब अगर किसी नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव यूज किए जाएं, वो एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते, वो एडजेक्टिव सिंगुलर ही रहते हैं। तो ये डेज जो है गलत लिखा है, खाली यहाँ पे क्या लिखोगे, यू विल राइट डे, ठीक है। सो द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज 3 day कल्चरल फेस्टिवल इन द कॉलेज, राइट, दिस इज राइट। तो 3 days जो है इनकरेक्ट है, व्हेन यूज एज अ एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन इट शुड बी इन अ सिंगुलर फॉर्म विदाउट एस। आगे आते हैं, we need an affordable vaccine for everybody because we will only be safe if everyone else is safe। क्या मतलब हो गया इसका, हमें एक अफोर्डेबल वैक्सीन चाहिए सभी के लिए। बिकॉज एडवर्ब, सॉरी बिकॉज क्या, कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद क्या होता है, रीजन। अब रीजन क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज के बाद अगर कोई चीज लिखोगे दैट शुड बी ना, कैसे टेंस में होगी, प्रेजेंट टेंस के अंदर, ये वैसे ही गलत है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं यूज होता, बिकॉज के बाद फ्यूचर टेंस नहीं होगा, ठीक है, पहली बात तो ये वैसे ही गलत है। लेकिन ठीक करना है ना हमें, सीडीएस का पेपर थोड़ी ना, हमें ठीक करना है। तो वी नीड एन अफोर्डेबल वैक्सीन फॉर एवरीबडी बिकॉज, अब इसके बाद क्या लिखोगे, इसमें जो है मिसप्लेस है वर्ड, वर्ड जो आगे पीछे हैं। तो बिकॉज, बिकॉज ओनली इफ एवरी वन इज सेफ, सेफ वी विल बी सेफ, ठीक है। तो ये आंसर इसका होगा, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, हियर इट इज। इसका आंसर, इसका आंसर ये होगा, वी नीड एन अफोर्डेबल वैक्सीन फॉर एवरीवन बिकॉज, उसके बाद रीजन मैंने लिखा ओनली इफ एवरीवन एल्स इज सेफ देन विल वी बी सेफ, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, समझ में आ गया आपको, ओके। आगे आते हैं, द फ्लावर्स राणा गेव टू मीना हैव विदर्ड। आपको किसके अंदर चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी तक जो है वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, पैसिव के अंदर चेंज करना है। काफी लोगों को लगता होगा चेंज कर देंगे। अब द फ्लावर राणा गेव टू मीना हैव विदर्ड, दो चीजें देखिए इसके अंदर, वर्ब कौन कौन सी है, एक तो गेव है, एक विदर्ड है, दो वर्ब है इसके अंदर। और पैसिव किसका बनता है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब किसी में एक्शन होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इनएक्टिव या फिर जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, उसके अंदर हम पैसिव वॉइस भी नहीं डाल सकते। तो विदर्ड जो है मतलब, जो फ्लावर है, विदर्ड का मतलब है खिंड जाना, ऐसा कुछ होता होगा मतलब उसका, वो खुद ब खुद हुआ है। लेकिन फ्लावर्स, द फ्लावर्स राणा गेव टू मीना, तो इसके अंदर कुछ एक्शन है, उसके अंदर ट्रांजिशन है, कुछ एक्शन का ट्रांजिशन है। तो फ्लावर जो है राणा ने जो मीना को दिया था, इसको हम चेंज कर सकते हैं, दिस पर्टिकुलर वर्ब नीड टू बी चेंज इनटू पैसिव। दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका बताता हूँ जो कि इंटरेस्टिंग है, ये है द फ्लावर्स दैट वर गिवन टू मीना। इसका मतलब जो है द फ्लावर्स दैट वर गिवन टू मीना, तो यहाँ पे देखिए दैट वर गिवन टू मीना बाय राणा हैव विदर्ड, एक तो ये तरीका है, राइट, एक ये तरीका। मैंने क्या किया, गिव वर्ब को जो है, गेव जो वर्ब है, मैंने इसको पैसिव बना दिया। कैसे बना दिया, ऐसे, द फ्लावर्स दैट वर गिवन टू मीना बाय राणा हैव विदर्ड। हैव विदर्ड को मैंने ऐसे ही लिखा है क्योंकि इसका पैसिव बनेगा नहीं, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है विदर्ड, समझ में आया, इसलिए नहीं बनेगा। मैंने पैसिव किसका बनाया है, गेव वर्ब का मैंने पैसिव बना दिया, उसके साथ मैंने वर यूज किया है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। वर क्यों यूज किया है, क्योंकि गेव जो वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए मैंने बी की कौन सी फॉर्म यूज की, सेकंड फॉर्म वर्ब, राइट, क्योंकि फ्लावर्स था, फ्लावर के हिसाब से मुझे वर यूज करना पड़ेगा। द फ्लावर्स दैट वर गिवन टू मीना बाय राणा हैव विदर्ड, ठीक है, समझ में आ गया। एक दूसरा ये हो सकता है, मीना हैव बीन गिवन फ्लावर बाय राणा बट दे हैव विदर्ड, यहाँ पे मैंने बट का भी यूज किया। अगर आप बट यूज करना चाहते हो या फिर अगर आप दैट यूज करना चाहते हो तो दोनों में डिफरेंस है। ऊपर वाला कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस, नीचे वाला कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। आगे आते हैं, हेल्प मी टू ओपन द बोटल, हेल्प मी टू ओपन द बोटल, समझिए। अब जो हेल्प है, इसके बाद जब आप दूसरी वर्ब यूज करते हो उसको भी आप बेयर इन्फिनिटिव वर्ब के अंदर यूज करोगे, ठीक है। तो सिंपल होगा हेल्प मी ओपन द बोटल, बहुत आसान था ये तो। आगे आते हैं, हालांकि इसको आप देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी आपको। लेट द डोर बी शट, अब चेंज करनी है आपको वॉइस, यू नीड टू चेंज द वॉइस। अब वॉइस कैसे चेंज करोगे ये देख लो, वॉइस चेंज कैसे करोगे, पहले तो ये देखो गिवन सेंटेंस कैसा है, ये कैसा है, बी शट, द डोर बी शट, बी के साथ जो है वर्ब की फॉर्म यूज की गई है, थर्ड फॉर्म। तो ऑलरेडी ये पैसिव के अंदर आपको एक्टिव के अंदर चेंज करना है, ठीक है। एक्टिव के अंदर कैसे चेंज करोगे, इमीडिएट शट द डोर लिख दोगे, काम खत्म है, ठीक है। अगर आपको दिया होगा लेट द शो दिस डोर बी शट और वो पैसिव इंपेरेटिव है, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो एक्टिव के अंदर तो खाली शट द डोर लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो सेंटेंस आपको दिया गया था लेट द डोर बी शट, और इसको आप डायरेक्ट शट द डोर लिख सकते हो। तो चेंज जो है इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस के अंदर सीधा ऐसे ही होता है। तो स्ट्रक्चर किसका कैसे होगा याद रखना, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर पास्ट पार्टिसिपल लिखा है, राइट, क्योंकि इसके अंदर यही लिखा है पहले लेट, फिर जो है द डोर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बी लिखा है, फिर पास्ट पार्टिसिपल लिखा है शट, राइट, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसको कैसे चेंज करोगे, डायरेक्ट आप वर्ब लिख दोगे। वर्ब किस क्या है इसके अंदर, शट, डायरेक्ट आपने क्या लिख दिया, शट लिख दिया, राइट, तो ये वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर बन गया, ठीक है, दैट इज देयर। 2024 में आता है सीपीयू। आगे है ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन देयर, चेंज करना आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब ये ट्रिकी इसलिए है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर आया, जनरली क्या आता है, इनडायरेक्ट के अंदर आता है। अब जब आप इसको डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे, ध्यान रखना। ही टोल्ड मी हो गया, टोल्ड मी किस में चेंज होगा, सैड टू, ठीक है, सैड टू हो गया। दूसरी चीज इसके अंदर दैट जो ड्रॉप होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा। अब ही जो है इसके अंदर चेंज होगा, किसके अंदर, ही जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मी की जगह क्या लिखोगे, आई लिख दोगे। आगे समझ में। अब हैव नॉट गॉन देयर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चेंज होगा। सपोज आपको अगर ये सेंटेंस दिया जाता, ही सेड टू मी आई हैव नॉट गॉन देयर, ये कौन सा है, डायरेक्ट। अगर इस डायरेक्ट को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता तो क्या करते, इस प्रेजेंट परफेक्ट को आप पास्ट परफेक्ट के अंदर ही चेंज करते ना। तो जब वो पास्ट परफेक्ट के अंदर ऑलरेडी चेंज है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही करना पड़ेगा ना वो, ही सेड टू मी आई हैव नॉट गॉन देयर, ठीक है, इसका ये मतलब है। और पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी कर सकते हो, आई डिड नॉट गो देयर, दोनों के अंदर मीनिंग चेंज होगा। अगर ही सेड टू मी आई डिड नॉट गो देयर, अगर वो खत्म हो चुका है, वो एक्शन खत्म हो चुका है, उसने मुझे कहा मैं वहाँ नहीं गया था, तो ये वाला यूज़ कर लो। अगर इसका मतलब ये ही सेड टू मी आई हैव नॉट गॉन देयर, और वो अभी भी चल रहा है, वो एक्शन अभी भी चल रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है वो वहाँ पे जा सकता है, तो ही सेड टू मी आई हैव नॉट गॉन देयर, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, समझ गए, ठीक है। आगे आते हैं, हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, चेंज करना है नेगेटिव के अंदर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। बहुत आ रहे हैं ऐसे नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बार बार, तो आपको क्या करना है, इस ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, इसके अंदर दो भी नहीं लिखे गए हैं कि दो के बीच में चेंज मतलब कंपैरिजन हो रहा है। मोर इंटेलिजेंट, डिग्री तो कंपैरिजन की है, लेकिन आपको नेगेटिव के अंदर चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो आप इसमें क्या करोगे, आप खुद से कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस कर दोगे। जैसे इसके अंदर देखिए, हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, इसका मतलब है हिज ब्रदर इज स्मार्टर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसको हमने चेंज कर दिया, ही इज नॉट इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, राइट, हमने ये लिख दिया। अब नोट मुझे लिखना ही था क्योंकि मुझे नेगेटिव के अंदर करना है, और दूसरा ये कंपैरेटिव के अंदर दिया गया था, मैंने इसको पॉजिटिव के अंदर चेंज कर दिया, ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। ध्यान से सुनो, ये नेगेटिव सेंटेंस जरूर है, लेकिन इसके अंदर डिग्री जो है पॉजिटिव है, एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब हो गया ही इज लेस इंटेलिजेंट दैन हिज ब्रदर। आगे आते हैं, ही इज स्ट्रॉन्ग ही कैन नॉट डिफीट हिज एनिमी। दोनों सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है। एनएफ, एनएफ का दोबारा क्वेश्चन आया 2024 के अंदर, तो दोनों को जब आप चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के बाद आप यूज करोगे ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एनफ टू डिफीट हिज एनिमीज, खत्म, समझ में आ गया, ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू डिफीट हिज एनिमीज। आगे आ जाते हैं, ही गेव अ मोडेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आपको रीराइट करना सेंटेंस, चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू एन एडवर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एडजेक्टिव कौन सा है, ही गेव अ मॉडेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन। क्या इसके अंदर एडजेक्टिव ही है, गेव है, आंसर है, क्वेश्चन है, एडजेक्टिव है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट को चेंज करना है एडवर्ब के अंदर। एडजेक्टिव को एडवर्ब में कैसे चेंज करते हैं, लास्ट में ly लगा के, वो तो मैं कर दूंगा। सो कैसे चेंज करोगे, ही आंसर्ड द क्वेश्चन मॉडेस्टली, ठीक है, तो इसमें मॉडेस्टली जो है लास्ट के अंदर जो है चेंज कर दिया है, ही आंसर्ड द क्वेश्चन मॉडेस्टली, राइट। हाउ से क्वेश्चन करोगे तो आंसर आएगा मॉडेस्टली, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करोगे, जैसे ही गेव व्हाट काइंड ऑफ आंसर, तो आंसर आएगा मॉडेस्ट। तो व्हाट काइंड ऑफ से जब आंसर आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, और हाउ से जब आप आंसर करते हो और उस क्वेश्चन करते हो उसका आंसर आता है वो एडवर्ब होता है। तो इसमें आप हाउ से जब क्वेश्चन करोगे, ही आंसर्ड हाउ, तो आंसर आएगा मॉडेस्टली। सो ही आंसर्ड द क्वेश्चन मॉडेस्टली, तो ये इसका चेंज हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, कैडेट्स मस्ट गेट ऑल आइटम ऑफ क्लोथ्स आयरन बिफोर पैकिंग देम फॉर द एक्सकर्शन। ध्यान से देखो, कैडेट्स सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हो गया मोडाल, गेट ऑल आइटम्स ऑफ क्लोथ्स आयरन बिफोर पैकिंग देम फॉर द एक्सकर्शन। मस्ट कौन सी वर्ब होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, जो कि किसी से काम कराए,
ठीक है, खुद ना करे, किसी और से काम कराए। तो कैडेट जो है अपने कपड़े जो है आयरन जरूर करवाएं बिफोर पैकिंग देम फॉर द एक्सकर्शन, ये कोई एडवाइस है। लेकिन इस केस में अब आप देखो, ये जो आइटम्स ऑफ लिखा है ना, ये गलत लिखा है। या तो आप आइटम्स ऑफ को ड्रॉप कर दो, कैडेट्स मस्ट गेट ऑल क्लोथ्स आयरन बिफोर पैकिंग देम फॉर द एक्सकर्शन, या फिर आप क्लोथ्स को ड्रॉप कर दो, क्लोथिंग लिखो। ठीक है, दो तरीके से आप इसको ठीक करोगे। क्या करोगे, या तो उसको क्लोथिंग लिख दोगे, राइट, either you can write clothing, right, or either what you will do, either either you can drop items of, या तो आप items को ड्रॉप कर दोगे, या फिर आप items को ऐसे रहने दो, cadets must get all items of clothing लिख दो, या फिर items of को ड्रॉप कर दो। ठीक है, cadets must get all clothes ironed, तब भी ठीक है। क्या समझ में आया, या तो items ऑफ को ड्रॉप कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा, या फिर क्लोथ की जगह क्लोथिंग लिख दो, आंसर जब भी आ जाएगा। इसके अंदर कुछ और थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो भी ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों तरीके से ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर देखोगे वो ये है, कैडेट्स मस्ट गेट ऑल देयर क्लोथ्स आयरन बिफोर पैकिंग फॉर द एक्सकर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल देयर क्लोथ्स आयरन लिखा है, ठीक है, ऑल आइटम्स को ड्रॉप कर दिया, आइटम ऑफ क्लोथ जो है उसको ड्रॉप करके ऑल देयर क्लोथ्स को लिख दिया इसने। समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल, यही था सब कुछ। इसकी पीडीएफ आपको एज अ ई बुक यू विल फाइंड ऑन FTR fast track revision course, you will find that in the description। at the same time, one important announcement again, on 27th of July we are going to conduct an all India mock, राइट, ऑल इंडिया मॉक हम करने जा रहे हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। लाइव सिमुलेशन चाहिए एग्जाम लाइक कंडीशन में अपने आप को अगर टेस्ट करना है तो दिस इज द राइट टाइम। इसके बाद टाइम भी नहीं है, अगर इसके बाद आप दे रहे हो ऑल इंडिया मॉक तो आपके पास कुछ चेंज करने का कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो चेंज अगर कुछ चीज़ करनी है तो 5 से 7 दिन तो आपके पास होने चाहिए कुछ चीज़ समझने के लिए। तो ये जो है सही मौका आपके पास, हम इसमें इवैल्यूएशन करेंगे और ऐसी इवैल्यूएशन करेंगे आपको सही में फ़ायदा मिलने वाला है। जो रिमार्क्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली हेल्प यू इन एक्सेलिंग योर पेपर 2। मार्क्स आपके इंप्रूव होंगे ही होंगे, जिस हिसाब से हम आपको लास्ट जो है इवेलुएट करके देंगे आपके टेस्ट पेपर्स। एट द सेम टाइम जो क्वेश्चन जो है आई विल मेक इट ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स के बेसिस पे पेपर 2 का सारा जो है पेपर डिज़ाइन होगा। ग्रामर इस हिसाब से टच की जाएगी, थोड़ी सी लेवल जो है जो यूपीएससी जो पूछता है उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर एक चीज़ को मैं इस हिसाब से डिज़ाइन करूँगा कि रैंडम ना हो कुछ भी, हर एक चीज़ इस हिसाब से डिज़ाइन हो कि आपको सही में एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पता चले और उसके लिए आप तैयारी करो। और कुछ कमी होगी तो आपको अभी पता लग जाएगी, जिस पे आप काम कर सकते हो अगले 5 से 7 दिनों में। थैंक यू।